हेलो। तो आज के वीडियो में हम आगे के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो हम देख लेते हैं हमारा पहला एमसीक्यू क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2008 विच इंसर्टेड क्लॉज WA इन सेक्शन 2 ऑफ द CRPC and which defines victim as a person who has suffered any loss or injury caused by the reason of act or omission for which the accused person has been charged includes। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि 2008 में जो CRPC में अमेंडमेंट हुआ था उसमें एक वर्ड इंसर्ट किया गया था विक्टिम। सेक्शन 2WA में विक्टिम को इंसर्ट किया गया था और उस विक्टिम में कौन कौन से लोगों को इंक्लूड किया जाता है, मतलब किसको किसको विक्टिम माना जाएगा। ऑप्शन ए है विक्टिम्स गार्जियन, बी है विक्टिम्स गार्जियन और लीगल एयर, सी है विक्टिम्स नेबर, डी है विक्टिम्स क्लोज फ्रेंड। तो हम एक बार सेक्शन 2WA देख लेते हैं, उसमें विक्टिम की डिफिनीशन क्या है। यहाँ पे विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन। caused by reason of the act or omission, act or omission का मतलब offense, caused by offense for which the accused person has been charged and the expression victim includes। क्या बोल रहे हैं कि जो expression victim है includes किसको किसको include करता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहला क्या बोल रहे हैं, his और her guardian। और दूसरा क्या बोल रहे हैं, और लीगल एयर। तो किसको किसको, उसके गार्जियन और लीगल एयर। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए है विक्टिम्स गार्जियन, करेक्ट है। ऑप्शन बी है विक्टिम्स गार्जियन और लीगल एयर, ये भी करेक्ट है, इसमें दोनों आ गए। ऑप्शन सी विक्टिम्स नेबर, ऐसा कुछ नहीं है डिफिनीशन में, इनकरेक्ट है ये। ऑप्शन डी विक्टिम्स क्लोज फ्रेंड, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, बट मोर अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए, इंक्वायरी इज मेड बाय मजिस्ट्रेट। ऑप्शन बी, एन इंक्वायरी इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। ऑप्शन सी, द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी इज टू डिटरमाइन द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। डी, इंक्वायरी इज द सेकेंड स्टेज ऑफ क्रिमिनल केस। ऑप्शन ए है इंक्वायरी इज मेड बाय मजिस्ट्रेट। तो हम जो 2G में डिफिनीशन दी गई है उसको देख लेते हैं। 2G में इंक्वायरी की जो डिफिनीशन दी गई है उसमें लिखा है, इंक्वायरी इज एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। यहाँ पे अदर देन ट्रायल, एक तो ये है, दूसरा कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। इंक्वायरी इज मेड बाय मजिस्ट्रेट, हाँ, कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट है, तो ये करेक्ट हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, एंड इंक्वायरी इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, नहीं, इंक्वायरी जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ये इनकरेक्ट है। द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी इज टू डिटरमाइन द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। जो इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट है वो क्या है, टू डिटरमाइन द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, ये भी करेक्ट है। इंक्वायरी इज द सेकेंड स्टेज ऑफ क्रिमिनल केस, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट क्या है, एंड इंक्वायरी इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। और हमको इसमें खोजना क्या है, ऐसा स्टेटमेंट जो नॉट करेक्ट है। तो आंसर बी, तो ऑप्शन बी, एन इंक्वायरी इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी इज टू डिटरमाइन द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। तो जो इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट होता है वो टू डिटरमाइन द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। यही डिफरेंस होता है इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में। इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस, और इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू डिटरमाइन द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन मीन्स कि इसमें हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है, क्योंकि इंक्वायरी जुडिशियल प्रोसीडिंग है और यहाँ पे लिखा है नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कॉग्निजेबल केस द पुलिस विल हैव पावर्स टू
ऑप्शन ए इन्वेस्टिगेट एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, नहीं, इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं और अरेस्ट भी कर सकते हैं बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। बी है इन्वेस्टिगेट एंड पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट ओनली आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम मजिस्ट्रेट, नहीं, अगर कॉग्निजेबल केस है तो उसमें अरेस्ट भी कर सकते हैं बिना वारंट के और इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं, ये भी गलत है। सी इन्वेस्टिगेट इंक्लूडिंग द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ये करेक्ट है। आगे इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट विदाउट वारंट ओनली आफ्टर इन्फॉर्मिंग द मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन टू इंक्वायर इनटू और ट्राई द ऑफेंस, नहीं, इन्फॉर्म भी करने की जरूरत नहीं। तो कॉग्निजेबल केस है तो इसमें इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं और अरेस्ट भी कर सकते हैं बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर एनी एरिया टू बी मेट्रोपॉलिटन एरिया फॉर द पर्पज ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हुज पॉपुलेशन एक्सीड्स। तो हमारा क्वेश्चन है कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसे कौन से एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकती है। तो हम सेक्शन 8 देख लेते हैं जिसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बताया गया है। यहाँ पे है द स्टेट गवर्नमेंट may by notification declare that as from such date as may be specified in the notification any area in the state comprising a city or town whose population exceeds 1 million shall be a metropolitan area for the purpose of this code। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट किसी सिटी या टाउन को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकती है जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से एक्सीड करती है, मतलब 10 लाख से ज़्यादा। Population exceeds 1 million means 10 lakhs, जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है उसको स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके डिक्लेयर कर सकती है सिटी या टाउन को मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं, ये सेक्शन 8 में है सीआरपीसी के। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 10 lakhs, ऑप्शन बी है 5 lakhs, ऑप्शन सी है 7 lakhs, ऑप्शन डी है 3 lakhs। तो जिसकी पॉपुलेशन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हुज पॉपुलेशन एक्सीड्स, ऑप्शन ए है 10 lakhs, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द पर्पज ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 हु फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग may determine the language of each court in the state other than the high court। ऑप्शन ए है हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है द स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन डी है द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। इसका आंसर है द स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमाइन द लैंग्वेज ऑफ ईच कोर्ट इन द स्टेट। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है अदर देन हाई कोर्ट का नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है as per provisions of the criminal procedure code 1973 the court of session judicial magistrate of first class metropolitan magistrate and executive magistrate are class of। आप एक बार सेक्शन 6 देखिए जिसमें क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स है, उसमें बताया गया है बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड। कोई और कोर्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है किसी और लॉ में उनको छोड़ करके और हाई कोर्ट को छोड़ करके जो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो उसमें बताया है फर्स्ट नंबर पे कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरे नंबर पे है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जेएमएफसी, और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो एमएम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो जाएगी। तीसरे नंबर पे हो जाएंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास जेएमएससी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, और फोर्थ नंबर पे बताया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन से पहले आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में किसको किसको बोल रहे हैं, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और सेक्शन 6 में किसको किसको बता रहे हैं, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में कौन कौन से आएंगे, सेशन आएंगे, कवर्ड है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कवर्ड है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कवर्ड है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कवर्ड है। ये सभी किस में आएंगे, क्रिमिनल कोर्ट्स, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में।
ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन से स्टेटमेंट्स इसमें ट्रू है, सत्य हैं। ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट शैल स्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट शैल स्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन। सी द हाई कोर्ट शैल स्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन। डी द सुप्रीम कोर्ट शैल स्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन। तो सेशन कोर्ट कौन स्टैब्लिश करेंगे, इसके लिए आप सेक्शन 9 देख लीजिए, उसमें सीधा सीधा लिखा है द स्टेट गवर्नमेंट शैल स्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट और समथिंग समथिंग, तो सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट शैल स्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन इन एवरी सेशन डिवीजन। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है, स्टेट गवर्नमेंट शैल स्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, नहीं, कंसल्टेशन की जरूरत नहीं। बी स्टेट गवर्नमेंट शैल स्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन, करेक्ट है। सी देख लेते हैं, द हाई कोर्ट शैल स्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन, नहीं। द सुप्रीम कोर्ट शैल स्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन, नहीं। करेक्ट आंसर इज बी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन असिस्टेंट सेशन जज इज अपॉइंटेड बाय। असिस्टेंट सेशन जज को कौन अपॉइंट करता है। ऑप्शन ए है द स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन बी द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। सी है सेशन जज। डी है द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि असिस्टेंट सेशन जज को कौन अपॉइंट करते हैं। आप सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 9 देखिए, इसमें है द हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस एंड असिस्टेंट सेशन जजेस टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इन अ कोर्ट ऑफ सेशन। तो यहाँ पे हाई कोर्ट अपॉइंट कर रहे हैं किसको, एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज को। में ऑल्सो अपॉइंट किसको, पहला एडिशनल सेशन जज और दूसरा असिस्टेंट सेशन जजेस। और सेशन जज को कौन अपॉइंट करते हैं, वो सबसेक्शन 2 आप देख लीजिए, एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रेसाइडेड ओवर बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। तो सेशन जज को भी वही अपॉइंट कर रहे हैं। ये है सबसेक्शन 2 में और ये दोनों है सबसेक्शन 3। तो हाई कोर्ट ही एडिशनल सेशन जज को, असिस्टेंट सेशन जज को और सेशन जज को अपॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द हाई कोर्ट ऑफ कंसर्न स्टेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास। ऑप्शन ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 7 years। बी सेंटेंस फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। डी डेथ सेंटेंस। डी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7 years। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकते हैं। तो आप सेक्शन 29 का सबसेक्शन 1 देख लीजिए, उसमें लिखा है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। अब इसमें हम सभी देख लेते हैं कौन कितनी सजा दे सकते हैं। 28 और 29, सेक्शन 28 और 29 दोनों देख लेते हैं। देखिए हाई कोर्ट जो है एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, जो सब्सटेंटिव लॉ में पनिशमेंट मेंशन्ड है उसमें से कोई भी सजा दे सकते हैं, चाहे डेथ सेंटेंस हो कुछ भी। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, ये भी हाई कोर्ट वाली सेंटेंस एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, बट डेथ सेंटेंस हैज टू बी confirmed by High Court।
सेशन जज या एडिशनल सेशन जज भी कोई भी सज़ा दे सकते हैं जो सब्सटेंटिव लॉ में है, लेकिन अगर डेथ सेंटेंस उन्होंने अवार्ड किया है तो हाई कोर्ट उसको कंफर्म करेगा, तभी उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। आगे है असिस्टेंट सेशन जज, ये 10 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। या अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो सीएमएम, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये भी 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एमएम, कितनी सज़ा दे सकते हैं? 3 साल, 3 इयर्स, और 10,000 रुपये तक का फाइन लगा सकते हैं। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास है तो ये 1 ईयर और 5,000 रुपये तक का फाइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबका देख लिया। हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस, सुप्रीम कोर्ट का भी देख लिया। सुप्रीम कोर्ट भी एनी सेंटेंस अथराइज बाय लॉ, कोई भी सेंटेंस जो लॉ में मेंशन है वो सज़ा दे सकते हैं। हाई कोर्ट भी उसी तरह से कोई भी सज़ा दे सकते हैं जो सब्सटेंटिव लॉ में मेंशन है। सेशन जज भी कोई भी सज़ा दे सकते हैं सब्सटेंटिव लॉ में जो मेंशन है, लेकिन डेथ सेंटेंस हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म किया जाएगा। असिस्टेंट सेशन जज है 10 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। सीएमएम या सीजीएम है तो वो 7 साल तक की सज़ा। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो 3 साल तक की सज़ा और 10,000 रुपये तक फाइन लगा सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है तो 1 साल तक की सज़ा और 5,000 रुपये तक का फाइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितनी सज़ा दे सकते हैं, तो वो है 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। तो यहाँ पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितनी सज़ा दे सकते हैं? सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स, 7 साल से एक्सीड नहीं, ज़्यादा नहीं, 7 साल तक की दे सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द नंबर ऑफ कोर्ट्स ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन अ डिस्ट्रिक्ट इज डिसाइडेड बाय। ऑप्शन ए हाई कोर्ट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी गवर्नर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज डिसाइडेड बाय, कौन डिसाइड करते हैं कितने नंबर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट होंगे डिस्ट्रिक्ट में? आप देखिए सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1 देखिए, in every district not being a metropolitan area there shall be established as many courts of judicial magistrate of the first class and second class and at such places as the state government may after consultation with the high court by notification specify। तो सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के कोर्ट्स जितने उनको स्टैब्लिश करने हैं वो कौन करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट करेगी आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है? स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट इज करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो यहाँ पे ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। बाकी के एमसीक्यूज हम आगे डिस्कस करेंगे उसी सीक्वेंस में सेक्शन वाइज। थैंक यू।